सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। शुरू करते हैं, ठीक है। तो कल हम लोगों ने डिस्कस करना शुरू कर दिया था इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडेम्पशन पे तो हम लोग पहुंचे नहीं थे, लेकिन कल हम लोगों ने कुछ मेजर एरियाज डिस्कस कर लिए थे। मेजर एरियाज में हम लोगों ने सबसे पहले तो बेसिक डिबेंचर्स को देख लिया, ठीक है। अब बेसिक डिबेंचर्स में मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि छोड़ने लायक टॉपिक नहीं है भाई, है ना। इट इज अ वेरी वेरी इजी टॉपिक, ओके, एंड इट इज कॉपी पेस्ट ऑफ व्हाट वी हैव लर्नड इन इशू ऑफ शेयर्स, राइट। पूरा का पूरा वही है, बस नाम बदल रहा है, राइट। तो ये हम लोगों ने कल देख लिया। कल हम लोगों ने कुछ अलग भी देखा कि डिबेंचर्स अनलाइक शेयर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, ठीक है। अगर वो डिस्काउंट में इशू किया तो वो एक तरह से तो मेरे लिए लॉस हो गया। प्लस दूसरी बात, डिबेंचर्स तो रिडीम भी करना पड़ता है। रिडेम्पशन कैन बी आल्सो एट पार एट अ प्रीमियम। अगर मैं प्रीमियम में रिडीम कर रहा हूं तो दैट इज आल्सो लॉस फॉर मी बिकॉज आई हैव टू पे एक्स्ट्रा मनी, राइट। तो ये सब जो लॉस होता है, इस लॉस को कैसे राइट ऑफ करना, इसके बारे में हम लोगों ने कल देखा। और उसके अलावा हम लोगों ने यह भी देख लिया कि इंटरेस्ट जो डिबेंचर्स में मुझे देना पड़ता है वो टीडीएस डिडक्टेबल आइटम होता है, राइट। तो हम लोगों ने इंटरेस्ट की अकाउंटिंग भी देखा कि वो टीडीएस डिडक्ट करके किस तरह से जर्नल एंट्रीज पास किया जाता है, ठीक है, ओके। तो आज हमारा जो मेन डिस्कशन होगा दैट विल बी, फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद अ फ्यू क्वेश्चंस, देन वी विल कम टू इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जो कि अगेन सेम है जो शेयर्स पे पढ़ा था वही है पूरा का पूरा, बस एक बार देख लेना हमें। उसके अलावा मैं बताऊंगा अबाउट इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। अब एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी है बहुत ही ज्यादा आसान, बस दिमाग में घुसना चाहिए, ठीक है। अब वो क्या चीज है आते हैं उसमें। उसके बाद हमें देखना है रिडेम्पशन। नो, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इज कंपैरेटिवली कंपेयर टू प्रेफरेंशियल रिडेम्पशन इजी है, ठीक है, क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्शन लेने के लिए कौन है। जैसे प्रेफरेंशियल कैपिटल को अगर मैं रिडीम कर रहा था तो वहां पे डिबेंचर होल्डर्स ऑब्जेक्ट कर रहे थे। अब यहां पे अगर मैं डिबेंचर होल्डर्स को ही पैसे दे रहा हूं तो भाई आप तो वैसे भी फर्स्ट प्रायोरिटी होल्डर हो, तो आपको अगर पैसे दिए जा रहे हैं तो ऑब्जेक्शन कौन लेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। कोई ऑब्जेक्शन तो लेगा नहीं यहां पे, है ना। तो एज अ रिजल्ट यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पे बिंदास हम लोग पैसे दे सकते हैं। हाँ, लेकिन यहां रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में एक खास तरह का रिक्वायरमेंट आ जाता है। नाउ व्हाट इज दैट, लेट मी टेल यू। देखो, डिबेंचर इज बेसिकली यू आर टेकिंग लोन फ्रॉम पब्लिक, है ना। नाउ इफ वी आर टेकिंग लोन फ्रॉम पब्लिक तो यहां पे कंपनीज एक्ट पब्लिक के उनका इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे ऊपर कुछ रूल्स लगा देता है। अब ये रूल्स जो लगाए, ये रूल्स किसी जमाने में आए थे और वो बहुत ही ज्यादा प्रोटेस्ट में आया, मतलब लोगों ने बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन लिया उसमें। मतलब उसमें ऐसा कहा कि भाई आप जो भी डिबेंचर्स के पैसे ले रहे हो, अब आपको आगे चलकर तो वो रीपे करना है, इसलिए उसका कुछ परसेंट आपको रिजर्व के फॉर्म में रखना पड़ेगा और आपको उसे इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। अब लोगों ने ऑब्जेक्शन रेज कर लिया कि भाई मैं पैसे क्यों ले रहा हूं, इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ी ना ले रहा हूं, मुझे बिजनेस चलाना है, तो मुझे पैसे चाहिए, तो आई एम टेकिंग द लोन फ्रॉम पब्लिक। नाउ आई वांट टू यूज इट इन माय बिजनेस। आप कह रहे हो कि वो पैसे को मैं मेरे बिजनेस में यूज करने की जगह इन्वेस्ट कर दूं कहीं पे। अरे भाई, तो मैं लोन ही क्यों ले रहा हूं, समझ लो मेरी बात को। तो ऐसे बहुत सारे झगड़े हुए और वो सारे झगड़े होने के बाद फाइनली मैटर कुछ मामले में सेटल हुआ है। तो यहां कुछ कुछ जगह पर हमें मेंटेन करना पड़ता है डीआरआर, जैसे हम लोग कहते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, और एक और होता है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। ये सबको नहीं करना पड़ता, कुछ लोगों को करना पड़ता है। वो क्या रहता है, कितना परसेंट होता है, क्या जर्नल एंट्री होती है, यही एक चीज हमें थोड़ा देखना है, ठीक है। तो आते हैं हम लोग उसमें। और उसके अलावा एक चीज और है, एंड व्हाट इज दैट सर, डिबेंचर्स कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, राइट। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है कि सर डिबेंचर्स जो होते हैं ना हमारे, उसका हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू इक्विटी शेयर्स, ठीक है। अब ये कैसे किया जाता है, इसका क्या प्रोसेस होता है, दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू लर्न, ओके। सो यही है हमारा आज का एजेंडा। तो शुरू करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल विद अ फ्यू वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखिए अभी यहां पे ये क्वेश्चन देखिए, अतुल लिमिटेड इशूड 1 crore 8% डिबेंचर्स, ठीक है, ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, redeemable at par at the end of 10th year. Money was payable as follows, ठीक है। यानी ये रिडीमेबल 10 साल बाद है सर, तो मेरे को रिडेम्पशन की एंट्री नहीं करनी है। मुझे आज के डेट में मैंने सिर्फ डिबेंचर्स इशू किए तो उसकी एंट्री करनी है मुझे। तो मुझे 30 रुपए मिले हैं ऑन एप्लीकेशन, 60 रुपए मिले हैं ऑन अलॉटमेंट। सर जी 10% डिस्काउंट बोला है, यानी 100 रुपए के डिबेंचर को मैंने 90 में इशू किया है, 90 में से 30 रुपए एप्लीकेशन में मिले, 60 रुपए मिले ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। सर जी वो जो 10 रुपए का मेरा डिस्काउंट है, आई नीड टू एडजस्ट इट। अब प्रॉब्लम यह है कि मैं उसे कहां एडजस्ट करूं, एप्लीकेशन के स्टेज में कि अलॉटमेंट के स्टेज में।
तो मैंने कल ही आपको कहा था कि कोई भी लॉस वगैरह जो हो उसे हम लोग इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हमेशा अलॉटमेंट स्टेज में ही एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो अलॉटमेंट स्टेज में जो मेरी एंट्री होगी ये होगी 60+10 की, ठीक है। ओके सर 60+10 लॉस हुआ है ना सर? अरे हाँ भाई हाँ, लेकिन ये टोटल वैल्यू 100 होना चाहिए, ठीक है। ये 100 में से 30 रुपए एप्लीकेशन मनी है, 60 रुपए अलॉटमेंट मनी है और 10 रुपए डिस्काउंट है। यानी बेसिकली अगर मैं इसको लिखूं ना, ये ऐसा है 70 में से 10 रुपए डिस्काउंट होके 60 रुपए मिल रहा है। तो ये मुझे वहां पे दिखाना है, ठीक है। टेंशन ना लेते हुए लिखना शुरू करते हैं, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहला एंट्री क्या होगा? सर मुझे एप्लीकेशन मनी मिला है ना, चलिए एंट्री लिखते हैं सभी लोग। कल ओरली देख रहे थे, आज लिख के देख रहे हैं। चलिए लिखिए भाई, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, अब ये कितना होगा सर? 1 crore into 100। भाई साहब अमाउंट कितना होगा? मेरा कैलकुलेटर कहां गया? 2 मिनट रुकना, तुम लोग इसे लिखो, मैं कैलकुलेटर लिख आता हूं। हाँ जी, चलिए तो कैलकुलेट कर लिया होगा आप लोगों ने, मैं कर लेता हूं अभी। कितना है भाई? 1 crore और एप्लीकेशन मनी कितना है? 30 रुपए, तो 30 crore 30। हाँ ठीक है, फिर भी कंफर्म कर लेते हैं भाई, जीरो इतने ज्यादा है ना? हाँ जी, तो 30 crores, यस। ठीक है, दूसरा एंट्री विल बी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट, 30 crores। देखो आपके पास एक और चॉइस है कि आप चाहो तो इसे यहाँ पे रुपीज इन क्रोर्स लिख के या रुपीज इन लैक्स लिख के भी कर सकते हो, लेकिन उसमें मैंने देखा है कि कुछ बच्चे ना वो चीज में बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर खुद ही कंफ्यूज होके वो, अरे यार ये लैक्स में कितना होगा, ये क्रोर्स में कितना होगा। तो ऐसा होता है भाई, वो कंफ्यूजन अगर हो रहा है उससे अच्छा वो जीरोस लिख दो, ठीक है, उसमें टाइम बचता है रादर अपना, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का। हाँ लेकिन अगर जीरोस में भी कंफ्यूज हो रहे हो तो थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा उसमें, ठीक है, इसलिए कॉमा डालने की आदत डालना, ठीक है, कॉमा डालोगे तो फिर गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट एंट्री विल बी डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड, ठीक है। डिबेंचर अलॉटमेंट में मैं 60 रुपए मांग रहा हूं, यानी 60 crores, ठीक है। लेकिन यहीं पे एट द स्टेज आई विल ऑल्सो एडजस्ट अ लॉस डिस्काउंट। अब मैं उसे लॉस अकाउंट कह के भी पुकार सकता हूं, मैं उसे डिस्काउंट अकाउंट कह के भी पुकार सकता हूं, दोनों चलेंगे। जैसे कल मैं लॉस कह रहा था, अभी मैं डिस्काउंट कह रहा हूं, ठीक है। सो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितना डिस्काउंट है सर? 10 रुपए, यानी 10 CR, ठीक है, टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट, right? So this will be 70 crores,
ये ध्यान रखना है कि डिबेंचर्स को मुझे उसके फेस वैल्यू पे दिखाना ही है, क्योंकि डिबेंचर इज माय लायबिलिटी, और लायबिलिटी जितना है उतना मुझे दिखाना जरूरी है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आपने डिबेंचर्स को यहां पे 30 करोड़ और यहां पे 70 करोड़, यानी टोटल 100 करोड़ से कर दिया है क्रेडिट, आपने लायबिलिटी रिकॉग्नाइज कर लिया है। ठीक है, अब ये पैसे मिल जाएंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना मिलेगा? 70 नहीं, 60 करोड़। डन। वन लास्ट एंट्री जो कि ऑप्शनल है, अगर आप मॉड्यूल का सॉल्यूशन देखोगे तो मॉड्यूल यहां पे अपना दी एंड कर देता है आंसर का। ठीक है, लेकिन मैं एक और एंट्री यहां पे होना चाहिए कायदे से, एंड व्हाट इज दैट? दैट इज टू राइट ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, अब देखो मुझे लाइफ तो दिया हुआ है ना 10 इयर्स, और मुझे कहीं पे भी ऐसा बोला नहीं कि रीपेमेंट हर साल किया जा रहा है, तो अज्यूमिंग कि पूरा का पूरा पेमेंट एक साथ किया जाएगा लमसम, तो सर इसका मतलब क्या हुआ? मैं शुरुआत से पूरे पैसे यूज करते हुए चल रहा हूं। ठीक है, अगर पूरा पैसा यूज करते हुए चल रहा हूं तो मेरा अजम्पशन क्या होगा कि आई हैव टू डिवाइड द डिस्काउंट इक्वली एवरी ईयर। ठीक है, तो सर मैं 10 साल में डिवाइड कर दूंगा डिस्काउंट के अमाउंट को। डिस्काउंट का अमाउंट है 10 करोड़, तो 10 करोड़ को 10 साल में डिवाइड करोगे तो 1 करोड़ ईच ईयर। सो द जर्नल एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स 1 करोड़। ठीक है, यहां पे नरेशन में आपको कैलकुलेशन शो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, 10 करोड़ इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10, राइट? सो इजी, पहला हो गया। आ जाते हैं अभी दूसरे क्वेश्चन में। ठीक है, यस, दूसरे क्वेश्चन में मुझे दिखाई दे रहा है मॉडर्न इक्विपमेंट लिमिटेड इशूड 4 लाख 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन में 30, अलॉटमेंट में 70। ओके, मतलब डिस्काउंट में इशू नहीं हुआ है। ओके, the debentures were fully subscribed and all the money was duly received as per the terms of the issue. Debentures are redeemable at 110 per debenture, 10 रुपए एक्स्ट्रा। That is also my loss, है ना? Record the necessary entries regarding the issue of debentures. चलिए सर करते हैं। Now this is the kind of question that will be expected in our examination, और अगर इस टाइप के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन है तो 5 मार्क के ही आएंगे। सीधी सी बात है यार, उससे ज्यादा डिजर्व ही नहीं करता ये, है ना सर? लेकिन 5 मार्क भी देंगे क्या? ऐसा भी लग सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो 3-4 मार्क का ही लगेगा आपको शायद। ठीक है, लेकिन खैर जब मन में आए तो सर 5 क्या 10 दे दो सर। चलो चलो, एनीवेज लेट्स गो। सो लेट्स पास द जर्नल एंट्रीज। पहला बैंक अकाउंट डेबिट। अब तक तो मुझे ऐसा लगता है कि इश्यू ऑफ शेयर्स और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के एंट्रीज नींद में भी उठा के कोई पूछ ले तो भी अपन बता देंगे, इतने अच्छी तरह से दिमाग में बैठ गए होंगे आपके। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, है ना? हाँ जी, कितने पैसे आए सर? 4 लाख डिबेंचर है और 30 रुपए आए हैं इंटू 30। सो 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 lakhs। ओके, दूसरी बात, आप डिबेंचर एप्लीकेशन को कर दोगे क्लोज और ट्रांसफर कर दोगे इसे टू कितने परसेंट? 12%। सो टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट 1 करोड़ 20 lakhs। अब मैंने हर एक क्वेश्चन तो कवर अप नहीं किया है, लेकिन मैं बता दूं कि कभी कभी इस क्वेश्चन में कैसा हो जाएगा कि आपको यहां पे ये दिखाई देगा कि सर जी हम लोगों को ना ओवर सब्सक्राइब हुआ है। ओवर सब्सक्राइब हुआ तो कुछ हद तक पैसे दे दिए, तो सर जी मुझे बताइए, अब यहां पे सोच के देखो, ये वैल्यू हो रहा है 1 करोड़ 20। अब मुझे मान के चलो 10 लाख एक्स्ट्रा मिल गए होते, मान लो ऐसा, मतलब ओवर सब्सक्राइब हुआ, और मैंने डिसाइड किया कि इनको रिजेक्ट कर देंगे, वापस दे देंगे। हर क्वेश्चन ऐसे ही रिफंड कर देंगे ऐसा, तो रिफंड कर देंगे तो क्या होगा सर? यहीं पे और एक एंट्री आ जाएगी टू बैंक 10 लाख रुपए। गेटिंग मी? तो वो वाले क्वेश्चंस मैंने कवर नहीं किए क्योंकि वो शेयर्स में अपन ने देख लिया है, तो वैसे का वैसे यहां पे होगा। ठीक है,
यस, तो मैंने वो देखा नहीं है, उम्मीद करता हूं कि उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, हाँ जी। तो अब आगे देखते हैं, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है सर, कितना है सर डिबेंचर का अलॉटमेंट? 70 रुपए के हिसाब से 4 लाख डिबेंचर इंटू शेवंती, कितना हो गया? 2 करोड़ 80 लैक्स, है ना? 2 करोड़ 80 लैक्स। ओके, नाउ एट द स्टेज आपने एक और चीज एडजस्ट करना चाहिए, एंड व्हाट इज दैट सर? वो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ठीक है, खैर अगर आप चाहो तो दो अलग अलग एंट्री भी पास कर सकते हो। ठीक है, यू कैन मर्ज देम, यू कैन ऑल्सो पास अ कंबाइन एंट्री, दोनों पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, बट एनीवेज राइट नाउ, कल मैंने आपको कंबाइन एंट्री बताया था, अभी मैं आपको दो अलग अलग एंट्रीज भी बता रहा हूं, आप जिस पे कंफर्टेबल हो वैसा आप लोग करना। ठीक है, चलो तो मैं यहां पे लिखता हूं डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू 12% डिबेंचर। ठीक है, 2 करोड़ 80 लैक्स। ओके, और एक एंट्री मैं यहां पे लिख रहा हूं, एंड व्हाट इज दैट सर? प्रीमियम, है ना? प्रीमियम मुझे देना है, सो आई हैव टू रिकॉग्नाइज माय लायबिलिटी। लेकिन जो देना है सर मेरे ही जेब से देना है, तो मेरे ही जेब से देना है, तो दैट इज ऑल्सो माई लॉस। समझ रहे हो बात को? सर डिबेंचर इज ऑल्सो माई लायबिलिटी, लेकिन डिबेंचर के किसमें पैसे मिले तो मैंने बैंक को डेबिट किया और डिबेंचर्स को क्रेडिट किया। लेकिन प्रीमियम सर वो भी लायबिलिटी है, वो भी देना है, लेकिन अपने जेब से देना है, सो दैट इज माई लॉस, है ना? तो मैं यहां पे लिखता हूं लॉस ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। सर कितना प्रीमियम देना है सर? 10 रुपए प्रीमियम देना है। 100 रुपए के डिबेंचर में 10 रुपए प्रीमियम देना है, यानी 4 लाख डिबेंचर्स इंटू 10 कितना हो गया? 40 लाख, राइट? तो 40 लाख से लॉस को किया डेबिट, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को कर दिया क्रेडिट, 40 लाख। ठीक है, डन। तो ये दो एंट्री जो है इनको आप मर्ज भी कर सकते हो। मर्ज कर दोगे तो क्या एंट्री हो जाएगा? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 करोड़ 80 लैक्स, लॉस ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 40 लैक्स, टू 12% डिबेंचर्स 2 करोड़ 80 लैक्स, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 40 लैक्स। ऐसा भी कर सकते हो, दोनों चलेंगे आपको। ठीक है, प्रेफर करना कि आप लोग कंबाइन एंट्री पास कर पाओ, लेकिन अगर कंफ्यूजन है तो दो अलग अलग एंट्री पास कर लेना। ठीक है, चलो ये हुआ। ओके, अब पैसे मिलेंगे सर, अलॉटमेंट के पैसे मिलेंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। ठीक है, कितने पैसे मिलेंगे हमें सर? 2 करोड़ 80 लैक्स। डन। एक और एंट्री पास कर लेते हैं, मॉड्यूल ने पास भले ही ना किया हो लेकिन अपन कर लेते हैं। व्हाट इज दैट सर? ये जो लॉस हुआ है ना, लॉस ऑन डिबेंचर्स 40 लाख, इसको हम डिवाइड कर देंगे विद इन द लाइफ, लेकिन अपने को उसके लिए लाइफ के बारे में देना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखते एक बार दिया है क्या? अरे नहीं दिया है, ठीक है तो फिर छोड़ो। अगर लाइफ के बारे में नहीं दिया तो हम भी क्या कर सकते हैं? वो चाहते ही नहीं है कि हम एंट्री पास करें, तो हम भी काहे करें, रहने दीजिए। ठीक है, तो छठवां एंट्री रहने दो, नहीं होगा। ठीक है, अगर मान के चलो यहां पे लाइफ दिया होता से 10 साल, तो मैं क्या करता? 40 लाख को 10 साल में इक्वली डिवाइड करता, तो फिर मैं पीएनएल में ट्रांसफर करता 4 लाख रुपए। सो एंट्री होता पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन डिबेंचर्स। ठीक है, खैर अभी नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे दिया नहीं है लाइफ, तो मैं क्यों करूं? ठीक है, चलो डन, इजी आ गया सबको। लास्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एग्रोटेक लिमिटेड इशूड 150 लाख, बाप रे 150 लाख, 9% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, भाई साहब, एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%, redeemable at a premium of 5% after 3 years, payable as 50 on application and 44 on allotment। ठीक है सर, तो मुझे यहां पे ये समझ में आ रहा है कि 3 ही साल का डिबेंचर है सर। ठीक है, अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि एक डिबेंचर है 100 रुपए का, अपन उसे इशू कर रहे हैं 6 रुपए डिस्काउंट में, 6% यानी 6 रुपए, यानी 94 रुपीज मुझे मिलने वाले हैं। तो ये 94 रुपीज में एप्लीकेशन में कितना मिलने वाला है? एप्लीकेशन में मुझे मिलने वाला है 50, और अलॉटमेंट में मुझे कितना मिलने वाला है? अलॉटमेंट में मिलने वाला है 44। ठीक है, लेकिन ये अलॉटमेंट स्टेज में ही अपन इस डिस्काउंट को भी एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, ओके,
इसके अलावा मुझे यह भी दिया हुआ है कि इसको जब रीडिंग करना है तो प्रीमियम में करना है सर, 5% प्रीमियम में, यानी आगे चल के जब रीडिंग करूंगा तो 100 प्लस 5, 105 रुपए रिडीम करूंगा। ठीक है, ऐसा अगर कहीं पर लिख के रख लिया ना तो कहानी कहीं ना कहीं दिमाग में फीड हो जाता है कि मेरा कैसे सीक्वेंस में मुझे आगे बढ़ना है। इसलिए आई विल सजेस्ट ऑल ऑफ यू, अपने क्वेश्चन की शुरुआत में ऐसे ही लिख के रख दिया तो भी चलेगा। ठीक है, देखो मैंने इसके पहले मेरे बहुत से स्टूडेंट्स के जो आंसर शीट्स मंगवाए हैं, इनमें से कुछ मैंने जो यूट्यूब पे भी अपलोड किए हुए हैं, आप उसमें जाके देख सकते हो, विथ प्रूफ आपको नजर आएगा। बच्चों ने बिल्कुल इस तरह से जैसा मैं अभी लिख रहा हूं, एकदम रफ वे में, है ना, ऐसा ही अपने क्वेश्चन के शुरुआत में लोगों ने लिखा और उसके बाद मेन आंसर लिखना शुरू किया। दैट इज एक्सेप्टेबल, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं हुए वहां पे, उल्टा फुल मार्क्स मिले इसको। ठीक है, तो आप लोग प्लीज ध्यान रखना कि ऐसा लिख लोगे ना तो कहीं ना कहीं दिमाग में क्लियर हो जाएगा, और दिमाग में क्लियर हो जाएगा तो आपका स्पीड भी बढ़ेगा। ये बात का भी ध्यान रखना। हाँ, चलो तो अभी एंट्री करते हैं सर, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, पहला जर्नल एंट्री रे, क्या होगा सर? एप्लीकेशन पैसे मिले, याद हो गया अब तक, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, किती पैसे आले रे बाबा? ये बाबा बहुत ही ज्यादा भी है। ठीक है ना, 150 लाख। ठीक है, 150 लाख, 150, हाँ 150 लाख इंटू 50 रुपए, या बाबा ये तो बहुत ही ज्यादा है रे बाबा। ये आ रहा है 75 करोड़। ठीक है, तो 75 करोड़। ठीक है, अब देखो क्या होता है, बहुत सारे दिन इसको देख के बोलेंगे अरे बहुत सारे जीरो है यार, तो इसको एक काम करते हैं, इन लैक्स लिख लेते हैं। अब वो इन लैक्स में फिर आंसर निकाला ये 75 करोड़, इसको कितने इन लैक्स लिखे, बहुत सारा ऐसा उल्टा सीधा कर देते, एक आधा जीरो कम ज्यादा लगा दिया तो क्या काम से। ठीक है, तो इस बात पे थोड़ा सा को प्रैक्टिस लगेगा, ये प्रैक्टिस से ही दूर होगा, अदरवाइज नहीं। और आई एम टेलिंग यू यहां पे कॉमा बहुत हेल्प करेगा। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, आई डोंट नो आपके कैलकुलेटर में ये डिस्प्ले वाला बटन है क्या? देखो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, ये कॉर्नर में यहां पर ये डिस्प्ले वाला बटन, ये वाला जो है, इस बटन को यूज किया है कभी आप लोगों ने? एक बार प्रेस करके देखो, आपके कैलकुलेटर में भी कॉमास दिखते हैं, है ना, उसको प्रेस करके देखो, कॉमास का प्लेसमेंट बदलेगा, है ना। नॉर्मली डिफॉल्ट जो फॉर्मेट होता है वो मिलियंस बिलियंस वाला होता है, मिलियंस बिलियंस यानी 3-3 जीरो वाला होता है। अब अपने इंडिया में तो कल्चर अलग है, अपन तो 2-2 जीरो, पहले 3 जीरो फिर बाद में 2-2 जीरो करके चलते हैं अपन, है ना। अपना लैक्स, 10 लैक्स, करोड़ ऐसा कॉन्सेप्ट है ना। तो इसमें वो इनबिल्ट होता है, बस वो डिस्प्ले बटन को दबाते हुए चलो तो वो कॉमा का जगह भी बदलेगा। इससे आपको रीड करने में बहुत हेल्प होगा, क्योंकि वो मिलियंस में लिखा रहे तो हम लोग अक्सर उसको गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं, समझ में नहीं आता, या तो जीरोस काउंट करते हैं। तो सिर्फ डिस्प्ले के बटन को दबाओ, आपके कैलकुलेटर मदद कर रहा है आपको यहां पे। ठीक है, उस हेल्प को यूज करो आप लोग। समझा कि नहीं क्या कहा मैंने? ठीक है, चलो 75 करोड़ हो गया। दूसरा, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर। ठीक है, सेम अमाउंट, ऐसा एग्जाम में मत करना सेम अमाउंट लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अभी स्पीड बढ़ाने के लिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया उस तरह से। फिर अपन डिबेंचर अलॉटमेंट, कंबाइन एंट्री पास करो, चलेगा सबको? मैं कंबाइन एंट्री पास कर रहा हूं। ठीक है, सो डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट, सर कितने पैसे मांग रहे हैं हम लोग? 44 रुपीज मांग रहे हैं, है ना। ओके, सो 150 लैक्स इंटू, नहीं 150 लाख, हाँ अब ठीक है, 150 लैक्स इंटू 44, या बाबा 66 करोड़, है ना, 66 करोड़। ठीक है, ओके। अब यहीं पे मैं लॉस ऑन डिबेंचर्स को भी डेबिट कर देता हूं। अब देखो, लॉस एक ऐसा कॉमन नाम है कि अगर आप डिस्काउंट नाम यूज करोगे तो वो जो रिडेम्पशन के वक्त का जो लॉस है उसके लिए अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसलिए लॉस एक ऐसा कॉमन नाम है जो दोनों में यूज हो जाता है, डिस्काउंट भी लॉस है और रिडेम्पशन में जो एक्स्ट्रा पैसा देना है वो भी लॉस है। इसलिए मैंने यहां पे नाम यूज किया लॉस ऑन डिबेंचर्स। दो चीज मर्ज हो जाएंगे यहां पे, एक तो वो 6 रुपए जो कि डिस्काउंट है, और दूसरे वो 10 रुपए, 10 नहीं, कितना प्रीमियम कितना है भाई? 5 रुपए, सॉरी, है ना। तो 5 रुपए, 6 रुपए डिस्काउंट है, 5 रुपए प्रीमियम है, दोनों ही मेरा लॉस है। यानी इन टोटल मेरा लॉस हो गया 11 रुपए।
है ना? सो 150 लैक्स, 150 लैक्स इंटू 11 रुपए, ये हो गया मेरा टोटल मिला के लॉस। ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 16 करोड़ 50 लैक्स। ठीक है भाई, अगर सॉल्यूशन आसान है तो कुछ तो वो लोग ट्रैप डालेंगे ना, तो यहां पे जीरोस का ट्रैप डाला है। ठीक है, चलो भाई, टू 9% डिबेंचर। अब ये कितना होगा? प्लीज अंडरस्टैंड, 9% डिबेंचर में ये 44 और ये 6, ये दोनों आएंगे यानी 50। या एक और तरीके से आप देख सकते हो कि सर मैंने शुरुआत में एप्लीकेशन में 50 एडजस्ट किया था, तो अभी डिबेंचर मुझे 100 रुपए का दिखाना ही पड़ेगा, तो अलॉटमेंट में भी 50 तो दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, सो टू 9% डिबेंचर्स एट रेट 50, 150 लैक्स इंटू 50 कितना आ रहा है? 75 करोड़। अच्छा, ये तो पहले ही निकाला था अपन ने। ठीक है, 75 करोड़ एंड टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, कितना है भैया प्रीमियम? 5 रुपए। सो 150 लैक्स इंटू 5 रुपए, ये आ गया 7 करोड़ 50 लैक्स। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक करके देख लो बराबर टैली हो रहा है कि नहीं। 66 करोड़ प्लस 16 करोड़ 50 लैक्स कितना आया? 82 करोड़ 50 लैक्स। और यहां पे 75 प्लस 7 लाख 50, 75 करोड़ प्लस 7 करोड़ 50 लैक्स, सॉरी, आया 82 करोड़ 50 लैक्स, है ना? इसका मजा ही अलग है, पता है, जब अपन खुद कैलकुलेट करते हैं और फिर क्रॉस चेक करके टैली करके देखते हैं तो तसल्ली हो जाती है कि अपन सही है। ठीक है, और ऐसा मैं बता रहा हूं, ऐसा अकेले करके देखो एक बार, अकेले बैठ के, हो सकता है पहली बार डर लगे, कंफ्यूजन भी आए कि कैसे करूं सर, ये कैसे करूं, वो कैसे करूं, लेकिन हिम्मत करके आगे बढ़ के अगर एक बार भी हमारा सॉल्यूशन आ गया ना, तो लिटरली आई एम टेलिंग यू, जो कॉन्फिडेंस लेवल जो वूम करके ऊपर जाता है, यू डोंट, मतलब वो अलग ही बात है, वो किडिंग नहीं। तो ये करके देखो आप लोग, जब तक आप लोग सॉल्व करके नहीं देखोगे तब तक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नहीं। ठीक है, चलो डन, बड़े आ गए अभी। हाँ जी सर, अब पैसे आ गए, पैसे मिलने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, कितने पैसे मिलेंगे? 66 लैक्स मांगे, सॉरी 66 करोड़ मांगे ही 66 करोड़ थे, तो ज्यादा थोड़ी ना मिलेंगे। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कहने से कि मुझे यहां पे टाइम, आई मीन लाइफ दिया हुआ है डिबेंचर्स का 3 साल, है ना, और मुझे कोई रीपेमेंट शेड्यूल तो दिया है नहीं, तो मैं अज्यूम करता हूं कि पूरा का पूरा एक साथ ही रीपे करना है, यही नॉर्मल अजम्पशन है सर। तो सर मुझे अब डिस्काउंट लॉस के अमाउंट को, यानी 16 करोड़ 50 लैक्स को डिवाइड करना है इन 3 इयर्स। ठीक है, करो भाई डिवाइड, 16 करोड़ 50 लाख, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ रहा है 55, नहीं 5 करोड़ 50 लैक्स, 5 करोड़ 50 लैक्स। सो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन डिबेंचर 5 करोड़ 50 लैक्स। आया सबको? ये इश्यू में कॉन्फिडेंस आ गया सबको? दोस्तों 2 मिनट में चार्ज पे लगा रहा हूं इसको। ओके, चलिए 1 मिनट, 1 मिनट, मैं 1 मिनट में कॉल बैक, ये देख रहा हूं, 1 मिनट। डन, यस। तो कैन आई एक्सपेक्ट, कैन आई अज्यूम नाउ कि सर ये टाइप के, ये वैरायटी के जो डिबेंचर के क्वेश्चंस होते हैं, इसको तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से टैकल कर लेंगे, हैंडल कर लेंगे, कैन आई अज्यूम सो? ठीक है, बताइए आप लोग। ठीक है, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके।
तो अब हम आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट एरिया. सर व्हाट इज द नेक्स्ट एरिया? सर वी आर लुकिंग एट इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. ठीक है. नाउ दिस इज रिपीट टेलीकास्ट, नथिंग एल्स. सेम चीज हम लोग वापस से देखने जा रहे हैं. ठीक है सर, सेम चीज देखने जा रहे हैं. मतलब क्या देखने जा रहे हैं सर? जो शेयर्स में देखा था वही. ठीक है. तो देखो सर, मैंने एग्जाम्पल भी सेम रखा हुआ है, चेंज नहीं किया, ताकि अपन उसको कोरिलेट कर पाए. देखो मैं एग्जांपल वही ले रहा हूं जो शेयर्स में लिया था. सर मैंने डिबेंचर्स इशू किए फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. मतलब एग्जांपल ये है कि मैंने बिल्डिंग खरीदा. देखो बिल्डिंग कितने में खरीदा मैंने? 20 करोड़ में. ठीक है. और मैंने कंसिडरेशन पे किया बाय इशूइंग डिबेंचर्स ऑफ 1000 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 250 प्रति डिबेंचर. ठीक है. नाउ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज कि आप लोगों को ना यहां पर कैलकुलेशन भी समझना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमने दिए. ठीक है. तो ध्यान से देखना. सर मुझे मिला क्या? मुझे मिला है बिल्डिंग. ठीक है. कितने रुपए का? 20 करोड़ का. तो सीधी सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगाओ भाई. अगर 20 करोड़ का चीज लिया तो 20 करोड़ से तो देने पड़ेंगे. यानी डिबेंचर्स के फॉर्म में मुझे कितना पैसा देना है उनको? 20 करोड़ देना है. ठीक है. लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं डिबेंचर्स के फेस वैल्यू पे ही दिखाऊं, मैं उसे डिस्काउंट या प्रीमियम में भी दिखा सकता हूं. ठीक है. तो अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूं, हम लोग इसे प्रीमियम में दे रहे हैं, है ना. तो इसका सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि एक डिबेंचर 1000 रुपए का ना होते हुए एक डिबेंचर 1250 का है. अगर ये डिस्काउंट में होता, मान के चलो 100 रुपए, तो मैं क्या कर लेता? तो मैं बोलता कि एक डिबेंचर 1000 का है ही नहीं, वो 100 रुपए का अगर डिस्काउंट है तो एक डिबेंचर 900 रुपए का है, ऐसा मानता मैं. ठीक है. अब जो भी टोटल अमाउंट है 20 करोड़, उसको डिवाइड कर दो पर डिबेंचर वैल्यू से. अब यहां पे प्रीमियम है तो 1250 से डिवाइड करूंगा, और अगर ये डिस्काउंट में होता तो जैसा मैंने अभी कहा 900 से डिवाइड करता. कुछ समझ रहे हो? ये वाला कैलकुलेशन आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा. ठीक है. हाँ जी. तो सबसे पहले तो मैंने बिल्डिंग खरीदा, तो बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर दूंगा 20 करोड़ से, और वेंडर को पैसे देने हैं ये दिखा दूंगा. तो पहला एंट्री क्या होगा? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर. ठीक है. कितने रुपए से? 20 करोड़ से. अब मैं 20 करोड़ दे रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर, लेकिन सिर्फ डिबेंचर नहीं है, प्रीमियम भी है ना. तो मैं कैसा कर रहा हूं? देखो वेंडर को कर रहा हूं डेबिट बाय 20 करोड़. ठीक है. मैं कुछ हद तक क्रेडिट कर दूंगा टू 9% डिबेंचर्स, और कुछ हद तक क्रेडिट कर दूंगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. अब कितना? ये कैलकुलेशन देखो यहां पे. सर मैं 1,60,000 डिबेंचर्स इश्यू करूंगा. कैसे समझा? अरे भाई 20 करोड़ डिवाइडेड बाय 1250 करो, है ना. सो 1,60,000 डिबेंचर्स, इनका कैपिटल वैल्यू कितना हो जाएगा? 160,000 इंटू 1000 कैपिटल वैल्यू यानी डिबेंचर वैल्यू. ठीक है. और 1600 इंटू 250 विल बी द प्रीमियम. करो कैलकुलेट कितना आ रहा है. ठीक है. सर तो फिर मैं 9% डिबेंचर्स को क्रेडिट करूंगा 1 करोड़ 60 लाख, और सिक्योरिटीज प्रीमियम को कितना क्रेडिट कर दूंगा? 4 करोड़. करेक्ट. जमाइए. दिस इज इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. इजी है. आप लोग देखते हुए चलो, जिन्होंने भी डिबेंचर्स छोड़ दिया था वो लोग एक बार देखते हुए चलो, जितना भी अभी तक देखा है ये कितना ज्यादा कठिन है, कितना ज्यादा डिफिकल्ट है. सोचो एक बार, छोड़ने लायक टॉपिक था क्या ये? बिल्कुल भी नहीं. ठीक है. न था, न है, न रहेगा. ओके चलो ठीक है. ओके आगे बढ़ते हैं अभी. ठीक है. अब मैं आ रहा हूं टू इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी. ठीक है. एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी. अब ये जो एरिया है ये है बहुत आसान. ठीक है. लेकिन इसको लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है सबके मन में, तो मैंने सोचा कि आपके सामने थोड़ा सा इसे कॉमिक पैटर्न में ले आते हैं. कॉमिक है ना, बचपन में कॉमिक्स पढ़ने का अगर आपको शौक होगा तो भाई कॉमिक्स में कभी कंफ्यूजन नहीं आता था, है ना. कॉमिक्स में पिक्चर फॉर्म में हमारे सामने सब चीजें आ जाते थे, वो पढ़ के स्टोरी बहुत इजीली हम लोग समझ लेते थे. तब हमें कोई एक्सप्लेन करने के लिए नहीं लगता था, है ना. लेकिन हमारे पढ़ाई के बुक्स ऐसे नहीं होते सर. हमारे पढ़ाई के बुक्स थोड़े अलग तरीके के होते हैं, है ना. तो आपको मैं थोड़ा कॉमिक्स पैटर्न में इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा एक एक्सपेरिमेंट समझ लो आप लोग. मैंने ऐसा देखा है कि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को. अगर इसे इस कॉमिक पैटर्न में देख लोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरह से बैठ जाएगा कि व्हाट इज दिस. ठीक है. इसके ऊपर थियरी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो बिल्कुल ही पूछा जा सकता है. ठीक है. लेकिन है बहुत ईजी. चलिए देखते हैं. रेडी ऑल ऑफ यू? लेट्स सी सर. तो सबसे पहले हमारा जो कंपनी है वो कंपनी मान के चलो बैंक के पास गया.
ये कहते हुए कि मुझे ना लोन पाइजे, आम्हाला लोन द्या। ठीक है, कंपनी बैंक के पास गया, बैंक वाले बोले अच्छा ठीक है लोन तो चाहिए लेकिन सर हमको सिक्योरिटी हो ना, बिना सिक्योरिटी के हम आपको लोन नहीं दे सकते। ठीक है, ये कॉन्वर्सेशन हो रहा है इन दोनों के बीच में। ओके, अब आगे चल के क्या हुआ, बैंक बोल रहा कितना चाहिए भाई, हाउ मच अमाउंट चाहिए आपको। ठीक है, तो कंपनी कहता है सर मुझे अराउंड 50 लाख चाहिए सर, 50 lakhs। बोला अच्छा 50 लाख चाहिए, ठीक है, सिक्योरिटी क्या दोगे आप मुझे। ठीक है, बैंक ने पूछा सिक्योरिटी। अब कंपनी कह रहा है सर सिक्योरिटी के लिए वैसे तो मेरे पास कोई एसेट नहीं है, हाउ अबाउट इफ आई गिव यू डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ठीक है, अब बैंक के मन में वही चीज आ रहा है जो अभी आपके मन में आ रहा है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बैंक बोल रहा है व्हाट, क्या बोलना क्या चाहते हो भाई, क्लैरिटी दो। ठीक है, तो कंपनी कह रहा है आई विल इश्यू यू, ठीक है, डिबेंचर्स के डॉक्यूमेंट्स, मैंने क्या कहा डिबेंचर नहीं, डिबेंचर के डॉक्यूमेंट्स, विच विल एक्टिवेट ओनली इफ आई मेक एनी डिफॉल्ट। मतलब कंपनी ने अगर डिफॉल्ट किया, कंपनी क्या कर रहा है बैंक से लोन ले रहा है, आपको कंपनी क्या दे रहा है, डिबेंचर नहीं, डिबेंचर के डॉक्यूमेंट्स। क्या कहा मैंने, आपको मैं डिबेंचर नहीं दे रहा हूं, आपको मैं डिबेंचर के कागजात दे रहा हूं। ठीक है, ये कागजात डिबेंचर है क्या, नहीं, ये कागजात डिबेंचर बन जाएंगे अगर मैंने लोन में डिफॉल्ट किया तो। नहीं समझे, देखो मैं आपसे 50 लाख का लोन ले रहा हूं, ठीक है, मैंने आप लोगों को कुछ डिबेंचर्स देके रख दिए। ठीक है, अगर मैंने लोन में डिफॉल्ट किया तो वो डिबेंचर्स अप्लाई हो जाएंगे, यानी एक्टिवेट हो जाएंगे। तब तक के लिए वो सिर्फ कागज है, जस्ट पीस ऑफ पेपर। वो एक्टिवेट कब हो जाएंगे, जब मैं डिफॉल्ट करूंगा। ठीक है, मन में आपके भी वैसे ही कुछ आ रहा होगा जैसा भी बैंक के मन में आ रहा है। देखो बैंक क्या कह रहा है, नॉट कन्विंस्ड। क्या बात कर रहे हो भाई, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा क्या कहना क्या चाह रहे हो आप। बोला ठीक है मैं जरा डिटेल में बताता हूं। सो कंपनी वाले ने कहा, कंपनी ने कहा कि आपसे मैंने 50 लाख का लोन लिया है ना, मैं आपको बैंक के लोन पे 9% ब्याज दे रहा हूं, 9% इंटरेस्ट दे रहा हूं, मान लो ऐसा लोन पे 9% इंटरेस्ट है। तो ये क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि मैं आपको जो कागजात दे रहा हूं ये 12% डिबेंचर्स के है, 9 की जगह 12%। और मैंने 50 लाख का लोन दिया, मैं आपको जो कागजात दे रहा हूं वो 60 लाख के हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि अगर मैंने लोन रिपेमेंट में डिफॉल्ट किया तो आपका वही लोन अमाउंट 50 की जगह 60 लाख हो जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 की जगह 12% हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, मतलब क्या हुआ, अगर मैंने लोन में डिफॉल्ट किया तो वो लोन विल गेट नाउ कन्वर्टेड इनटू डिबेंचर्स, और वो डिबेंचर्स का अमाउंट कितना होगा, 50 की जगह 60 लाख और रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 की जगह 12%। अब मैं बेवकूफ थोड़ी हूं कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारूंगा और डिफॉल्ट करूंगा और लाइबिलिटी बढ़ा लूंगा, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा लूंगा। कुछ समझ में आ रहा है। सो बैंक कहता है हाँ ठीक है, अब कुछ सेंस बन रहा है सर इसका। ठीक है, सो बेसिकली इस पूरी कहानी में हम लोगों को क्या निष्कर्ष समझ में आ गया, चलिए देखते हैं। सर ये भाई साहब हमें बताएंगे, सर अगर मैं डिबेंचर्स की बात करूं सो तो डिबेंचर्स एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी मतलब एक्चुअल डिबेंचर्स नहीं होते, दिस इज नॉट एक्चुअल डिबेंचर। ये क्या होता है, ये होता है कि मैंने बैंक से लोन लिया लेकिन बैंक वाले को एक सिक्योरिटी चाहिए, अब मेरे पास कोई सिक्योरिटी है नहीं गिरवी रखने के लिए, तो मैंने क्या किया, इन्हें डिबेंचर्स के कागजात दे दिए। कितने के, लोन के अमाउंट से ज्यादा अमाउंट के, और लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए मैंने इनको कागजात दे दिए। कागजात दे दिए लेकिन उसमें जान नहीं है, इट इज नॉट yet एक्टिवेटेड। ये एक्टिवेट कब हो जाएगा, इफ आई मेक एनी डिफॉल्ट इन द लोन रीपेमेंट। अगर लोन रीपेमेंट में डिफॉल्ट किया तो वही डिबेंचर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। अब उसी बैंक वाले को मुझे ज्यादा पैसे देने होंगे, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट से देने होंगे। ठीक है, सो ये बन जाता है डिबेंचर्स इश्यूड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। इट इज नॉट एन एक्चुअल सिक्योरिटी बट इट इज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, यानी इन केस ऑफ डिफॉल्ट इट विल गेट एक्टिवेटेड। क्या ये सबके दिमाग में गया, क्या कहा मैंने, समझ में आया अभी आपको। डिबेंचर्स इश्यूड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी समझा सबको। कौनो कंफ्यूजन है तो बोलिएगा। समझ में आ गया, चलो रुशिल को समझ में आ गया, स्वप्निल ओके वेरी गुड वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो देखे आगे।
अब प्रश्न हमारा तो एक ही है सर, सब मतलब समझ गए, ठीक है सर, लेकिन हमारे लिए मेन चीज यही है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का होगा। चल देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिबेंचर्स की बात कर रहा हूं सर, तो बैलेंस शीट में आएगा डिबेंचर्स तो, है ना। तो अगर मैं आपको एक बैलेंस शीट बना के बताऊं तो मेरे पास दो ऑप्शन है। देखो मैंने यहाँ पे एक इक्विटी शेयर कैपिटल एक एज्यूम करके लिख लिया, मतलब पूरा बैलेंस शीट नहीं बता रहा हूं, मैंने जस्ट ऐसे ही बताया आपको। अब सबसे पहली बात तो मैं लोन ले रहा हूं बैंक से, है ना, तो लोन अकाउंट तो मेरा लाइबिलिटी साइड में दिखना ही चाहिए। सो ये मैंने लोन दिखा दिया, ठीक है। अब मैंने इनको डिबेंचर्स दिए हैं एज कोलैटरल सिक्योरिटी, है ना। तो सर इट इज नॉट एक्चुअल डिबेंचर, समझे बात को, मैं कोई एक्चुअल डिबेंचर्स नहीं दे रहा हूं, सिर्फ डिबेंचर के कागजात दे रहा हूं। तो कागजात देने के लिए थोड़ी कोई एंट्री पास करेंगे, एंट्री पास की जाती है पैसों के लिए। यहां पे पैसा नहीं है, यहां पे तो सिर्फ कागजात दे रहा हूं जिसपे जान भी नहीं है ना। तो इसका पहला ट्रीटमेंट, दो ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन 1, कुछ भी मत करो, एंट्री ही पास मत करो, नो एंट्री, ठीक है। यानी डिबेंचर्स के लिए कोई एंट्री ही पास मत करो। सर डिबेंचर है ही नहीं तो एंट्री क्यों पास करो, सिर्फ मैंने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, इट इज नॉट एक्चुअल डिबेंचर, तो नो एंट्री, ठीक है। यही अजम्पशन आप लोगों को एग्जामिनेशन में अप्लाई करना है इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। यस, नो एंट्री, ओके। लेकिन हां आपको यहां पर ब्रैकेट में यह जरूर लिख देना है कि सर ये जो लोन है ना ये सिक्योर्ड है अगेंस्ट डिबेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। डिबेंचर कितने रुपए के है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट के है, ये सब मुझे वहां पे ब्रैकेट में लिख देना होगा। यानी मैंने कोई अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं की, लेकिन मैंने इंफॉर्मेशन जरूर डाल दिया कि वो जो लोन है ना उसमें सिक्योरिटी है, क्या सिक्योरिटी वो मैंने वहां पे डाल दिया, डिबेंचर्स इशूड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। ये समझ में आया क्या किया हम लोगों ने। दिस इज ट्रीटमेंट नंबर 1, नो जर्नल एंट्री टू बी पास्ड फॉर डिबेंचर्स। लोन के नीचे में यू आर जस्ट राइटिंग डाउन द इंफॉर्मेशन दैट इस लोन को मैंने सिक्योर किया है बाय इशूइंग कोलैटरल सिक्योरिटी ऑफ डिबेंचर्स, जो एक्टिवेट तब होंगे अगर मैंने डिफॉल्ट किया तो, ठीक है। कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब भी वही निकल के आता है। ये समझा सबको, क्लियर, पक्का। ये है ऑप्शन नंबर 1, ट्रीटमेंट नंबर 1, नो एंट्री। सर इससे आसान और क्या हो सकता है, नो एंट्री सर, ठीक है, ओके। दूसरा इफेक्ट यह है कि भाई हमको तो एंट्री पास करना है ना, या भैया हमको तो एंट्री पास करना है, ऐसा अगर एंट्री पास नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ ना हो जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक है एंट्री पास करते हैं, ठीक है। तो देखो एंट्री पास करना है तो कैसे करें, समझो बात को यार। डिबेंचर इशू तो कर रहा हूं, लेकिन इशू थोड़ी कर रहा हूं, नहीं इशू कर रहा हूं, नहीं कहां इशू किया भाई, गड़बड़ देख रहे हो कैसा है, तो इसका एंट्री क्या पास करेंगे, ओके। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं डिबेंचर दिखाऊंगा जो कि हकीकत में नहीं है, लेकिन वो डिबेंचर दिखा रहा हूं, तो अगर दिखा रहा हूं तो इसका इफेक्ट नलीफाई भी तो करना पड़ेगा मुझे, है ना, क्योंकि वो हकीकत में है नहीं, हकीकत में है नहीं फिर भी दिखाना है तो उसका इफेक्ट नलीफाई भी करना है। अरे सर क्या कंफ्यूज कर रहे हो, बताओ ना क्या होगा। बहुत ईजी है, इसके लिए एक जर्नल एंट्री पास करो, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। क्या कहा मैंने, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 60 लाख रुपए टू जो भी परसेंट 12% डिबेंचर्स 60 लाख रुपए, ठीक है। सर क्या मतलब, चलो देखो अभी इफेक्ट कैसा होगा उससे समझ में आएगा आपको। देखो यहां पे मैं ब्रैकेट में ये सब तो नहीं लिख रहा हूं, लेकिन देखो मैंने वहां पे दिखा दिया 12% डिबेंचर्स 60 लाख के। अब देखो मैंने डबल नहीं दिखा दिया, मेरा एक्चुअल लायबिलिटी तो लोन है 50 लाख का, मैं डिबेंचर्स भी दिखा रहा हूं, ये डबल नहीं हो गया, उल्टा डबल से ज्यादा हो गया, 60 का दिखा रहा हूं, है ना। वो 60 लाख अभी मेरा लायबिलिटी नहीं है, वो लायबिलिटी कब बनेगा, अगर डिफॉल्ट करूंगा तो। डिफॉल्ट अभी तक किया थोड़ी है, तो वो लायबिलिटी थोड़ी ना मेरा, समझे बात को, दैट इज कॉन्टिंजेंट। तो मैंने फिर भी ये डिबेंचर्स दिखाया, तो उसी के बाजू में मैं डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट नाम से भी एक अकाउंट बना के दिखा दूंगा 60 लाख का। अब जरा ध्यान से देखना क्या हो रहा है, डिबेंचर्स भी दिखाया, डिबेंचर सस्पेंस भी दिखाया, क्या हो गया, इफेक्ट नलिफाइड, ठीक है। वहां पे डिबेंचर्स में मुझके नीचे मुझे लिखना पड़ेगा क्लैरिटी के लिए कि दिस इज इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, ठीक है। और बाजू में ही डिबेंचर सस्पेंस देख के हमें क्लियर हो जाएगा कि क्या है ये, दिस इज नॉट एक्चुअल डिबेंचर, दिस इज एक्चुअली जस्ट अ कोलैटरल सिक्योरिटी शोन बुकिश एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब वो दोनों इफेक्ट आपस में क्या हो गए, नलिफाई हो गए। सो दिस इज ट्रीटमेंट नंबर 2, बट दिस इज नॉट वेरी पॉपुलर, ये वाला तरीका ज्यादा पॉपुलर नहीं है, ठीक है।
ये वाला तरीके की जगह नो एंट्री इज मोर पॉपुलर। ये जबरदस्ती कर रहे हैं ना यार, जबरदस्ती एंट्री दिखा रहे हैं, काय को दिखाने का है ही नहीं तो काय को दिखाने का। ठीक है, तो जब तक ऐसा कुछ बोले नहीं तब तक आप लोगों को इसे दिखाना नहीं। ठीक है, एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था भैया, ट्रू एंड फॉल्स, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट ऑलवेज कैरीज अ क्रेडिट बैलेंस, ट्रू और फॉल्स, बताइए। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट ऑलवेज कैरीज अ क्रेडिट बैलेंस, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। यस, इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट असेट साइड में दिख रहा है सर, मतलब इट कैरीज अ डेबिट बैलेंस। डिबेंचर सस्पेंस को आप डेबिट करते हो। ठीक है, तो आपने जर्नल एंट्री क्या पास किया, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स, है ना। सो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट ऑलवेज कैरीज अ डेबिट बैलेंस। ठीक है, चलो ठीक है, आ गया सबको, वेरी गुड, ग्रेट। ठीक है, तो यहां पे हमारा समाप्त होता है सब बेसिक वैरायटीज ऑफ डिबेंचर्स, जिसमें एक क्वेश्चन के साथ हम लोग इसे एंड करते हैं। ठीक है, यहां पे मैंने ये सब चीजें डाल के रखे हुए जो अपन ने कल ही देख लिया था। ठीक है, देखो यहां पे इस तरह से ये पूरा दिया हुआ है आपको, इससे आपको रिवाइज करने में बहुत हेल्प हो जाएगा। नोट्स में पूरा दिया हुआ है ये। ठीक है, दोनों अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहां पे आपके हाथ में जब नोट्स आएगा तब आप लोग इसे लिख लेना, अभी आपके हाथ में नोट्स नहीं है। ठीक है, चलिए तो मैं इस क्वेश्चन में आ जाता हूं, आ जाइए सर। देखिए, ए लिमिटेड issued 14% debentures of the nominal value of ₹10 each. ठीक है, as follows. सर मुझे क्या क्या समझ में आ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% है, नंबर 1, फेस वैल्यू 10 रुपए, नंबर 2, ये दो चीजें समझ में आ गए। अब मुझे यहां पर ना 3 अलग अलग केसेस दिए, सेम नहीं है, 3 अलग अलग केसेस है और तीनों का मुझे अलग अलग जर्नल एंट्री पास करना है। चलो एक एक करके देखते हैं। पहले, टू सुंदरी पर्सन्स 1 लाख डिबेंचर्स फॉर कैश एट 10% डिस्काउंट। सर 1 लाख डिबेंचर्स का मतलब क्या हुआ, 1 लाख डिबेंचर्स तो इशू किए, लेकिन 10% डिस्काउंट। सर अगर फेस वैल्यू 10 रुपए है, 10% होता है 1 रुपए, यानी 9 रुपए में इशू किया, है ना। यस, तो यहां पर एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी ऐसा कुछ बोला है नहीं, बोला है ना। तो सर जैसा शेयर्स में करते रहे वैसे ही पूरा पैसा एक साथ। तो यहां पे पहले का एंट्री लिखते हैं अपन, लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने से सर, सर 1 लाख डिबेंचर्स है जिसपे मुझे मिले हैं 9 रुपए के हिसाब से 9 लाख रुपए, 9 ही मिले ना। 2 डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, ये ए का एंट्री पास कर रहा हूं मैं। ठीक है, यस, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 9 लाख। ठीक है, और इसका दूसरा एंट्री में पास करूंगा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट बाय 9 lakhs। ठीक है, डिस्काउंट या लॉस ऑन डिबेंचर्स कितना है सर, 1 लाख रुपए, है ना। 1 रुपए के हिसाब से 1 लाख शेयर्स पे 1 लाख रुपए, टू 14% डिबेंचर्स 10 लाख रुपए। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली आप इसको कंबाइन करके भी लिख सकते हो, कैसे, सीधा एक एंट्री पास करो, बैंक अकाउंट डेबिट 9 lakhs, डिस्काउंट या लॉस को डेबिट कर दो 1 लाख, टू 14% डिबेंचर्स 10 लाख, डन। ठीक है, ये हुआ पहला। अब दूसरा, टू वेंडर फॉर परचेस ऑफ इन्वेंट्री वर्थ 10 लाख, सॉरी वर्थ 1 लाख, 8,000 डिबेंचर्स दिए एट 25% प्रीमियम। एक मिनट, पहली बात तो मैंने भाव से खरीदा है इन्वेंट्री, है ना, तो मैं पहले तो इन्वेंट्री खरीदने की एंट्री कर लेता हूं। भैया इन्वेंटरी खरीदा है तो इन्वेंटरी अकाउंट को कर देते हैं डेबिट। कितने का इन्वेंटरी है, वर्थ 1 लाख, है ना, क्या दिया वो बाद में आता है। सर 1 लाख का इन्वेंट्री है तो 1 लाख रुपए से इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू वेंडर 1 लाख से मैं वेंडर को क्रेडिट कर देता हूं। ठीक है, ये कर दिया, ओके। अब दूसरा, मैं इस वेंडर को पैसे दे रहा हूं, है ना,
तो वेंडर के अकाउंट को तो क्लोज करना होगा, सो वेंडर अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 1 लाख। भाई इन्वेंट्री 1 लाख का खरीदा तो 1 लाख तो देना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन भाऊ को मैं 14% डिबेंचर्स दे रहा हूं, लेकिन जरा ध्यान से देखना कितने डिबेंचर दे रहा हूं, 8,000 दे रहा हूं ना सर। डिबेंचर्स को हमेशा उसके फेस वैल्यू से क्रेडिट किया जाता है, सो 8,000 डिबेंचर्स अगर मैं दे रहा हूं, इनका फेस वैल्यू तो 10 ही रुपए है सर। ये कितना हो गया, 80,000, ऐसे ही है ना सर। इसका मतलब क्या हुआ, अरे भाई वहीं पे बोला है 25% प्रीमियम। सर जी जरा सोच के देखिएगा, अगर 10 रुपए वैल्यू है तो उसका 25% कितना आता है, 2.5, करेक्ट। सो 2.5 रुपए हमारा प्रीमियम है ना। सो सर जी एक बार कैलकुलेट करके देखो, 8,000 डिबेंचर्स पे 2.5 रुपए कितना होता है, आया क्या, 20,000, है ना। यस सर, तो ये क्या है, ये है सिक्योरिटीज प्रीमियम 20,000, ठीक है, डन, इजी। सर और एक तरीके से आप देख सकते हो, आपको बोला ही है कि 8,000 डिबेंचर दे रहे हैं, 1 लाख रुपए दे रहे हैं सर। इन्वेंट्री तो 1 लाख के थे ना, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 8,000 अगर करोगे तो ये आ गया 12.5 रुपए। और कैलकुलेट करके भी आपको नजर आ रहा है कि सर 10 रुपए तो नॉमिनल वैल्यू है, 25% प्रीमियम 2.5, 12.5 हो गया। ऐसे भी कर सकते हो, या ये भी कर सकते हो कि प्रीमियम दिया है 25% यानी 12.5, तो आप 1 लाख को डिवाइडेड बाय 12.5 करो तो आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स मिल जाएंगे। वैसे क्वेश्चन में आपको सब कुछ दिया हुआ है, अब जैसे चाहो कैलकुलेट करो, बस सही ट्रीटमेंट दिखाओ, ठीक है। ये हुआ। अब सी क्या दिया है, टू द बैंकर एज कोलैटरल सिक्योरिटी फॉर अ लोन ऑफ 1 लाख। हमने क्या दिया, 1,50,000 नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर, मतलब लोन लिया है 1 लाख का, लेकिन उसके बदले में मैंने उनको 1,50,000 के डिबेंचर दे दिए एज कोलैटरल सिक्योरिटी, ठीक है। सो यहां पे मैं 2 तरह से लिख रहा हूं, देखना यहां पे ऑप्शन 1, आपको ऐसा दोनों ऑप्शन नहीं लिखने, कोई एक ही लिखना है। ऑप्शन 1, मैं पहला एंट्री पास करता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन। अरे भाई लोन लिया है ना, कितने का लोन लिया है, 1 लाख का, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, ठीक है। अब दूसरा, मैंने इनको कोलैटरल सिक्योरिटी इशू किया, सो नो एंट्री, कोलैटरल है ना, नो एंट्री। ये हुआ ऑप्शन 1, ठीक है। अच्छा मैं ऑप्शन 1 को नहीं यहां से हटा के, क्योंकि बैंक लोन तो दोनों में ही आने वाला है, मैं ऑप्शन 1 को यहां लिखता हूं, ये ऑप्शन 1 है, और ऑप्शन 2 और करके यहां पे लिख देता हूं, ऑप्शन 2 मैं यहीं पे एक एंट्री पास कर सकता हूं, व्हाट इज दैट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 14% डिबेंचर। अब अपने को बोला तो नहीं है, तो 14% ही अपन अज्यूम कर रहे हैं वहां पे, 1,50,000, लेकिन और वैसे भी लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कम ही होगा जो भी है, ठीक है। तो हम लोगों ने 1,50,000 के डिबेंचर्स दे दिए, वो भी 14% वाले, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई भी कर सकते हो, प्रिफर्ड ये ऑप्शन 1 है। क्या बोलते हैं, इजी छे, डन डन डन। देखो भैया, इजी क्वेश्चंस अपने आप में अच्छे भी होते हैं और अपने आप में डैमेजिंग भी होते हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चंस को हम इतने लाइटली लेना शुरू कर देते हैं कि वहां पे सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक बात याद रखना, रूल वाइज, अगर कोई इजी है तो उसे इधर प्रैक्टिस करो कि वो मार्क्स बुरे से बुरे हाल में, गिरे से गिरे हाल में जाए नहीं, वो मार्क्स तो 100% हमारे जाए, ठीक है। और कोई चीज अगर हार्ड है, देन इन दैट केस उसको गिव अप नहीं करना है, उसमें हमें कोशिश करते रहना है, ठीक है, ताकि वो मार्क्स भी ना जाए, तभी जाके स्कोर करोगे ना। तो इजी क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना जरूरी होता है, ओके। चलो, तो डिबेंचर हो गया हमारा, इशू ऑफ डिबेंचर्स वाला टॉपिक। पहले ओल्ड सिलेबस पे सिर्फ यहां तक ही था, अब जरा सोचो ओल्ड सिलेबस पे डिबेंचर्स कितना इजी था फिर, है ना। लेकिन फिर भी इसे छोड़ के जाते थे बहुत सारे बच्चे, इमेजिन, ठीक है। तो चलो भाई, अब आ जाते हैं हम लोग फिर टू द नेक्स्ट पार्ट। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट? नेक्स्ट पार्ट इज
डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में क्या होगा। अब यहां पे मैंने ये सब बना के रखे हुए हैं, लेकिन अभी आपके हाथ में नहीं है, इसलिए आप लोग फिलहाल इसको फिलअप नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि ये कैसे होगा। इसको आराम से आप लोग बाद में फिलअप कर लेना, ठीक है, वीडियो को देख के फिर से फिलअप कर लेना इसको, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको अभी बताता हूं, जल्दी से आ जाते हैं यहां पे, ठीक है। यस सर, अब मैं आ रहा हूं टू रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। पहले डिस्कस कर लेते हैं, इसके क्वेश्चंस में थोड़ा टाइम लगता है, हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, बहुत इजी है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। और स्पेशली आप लोगों ने रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल ऑलरेडी देख लिया है, तो उससे तो इजी है, ठीक है। चलो, तो मैं यहां पे इमेजिन करके कुछ फिगर्स ले रहा हूं, जैसे लेट अस अज्यूम कि हमारे पास 9% डिबेंचर्स है, ठीक है, 9% डिबेंचर्स है, ओपनिंग बैलेंस है 50 लाख, यानी मुझे 50 लाख रिडीम करने का है, ठीक है। ओके सर, 50 लाख रिडीम करने का, तो मेरे पास पैसे होने चाहिए। अब जरा सोचिए, मैं रिडीम करने जा रहा हूं, पैसे वापस लौटाने जा रहा हूं, है ना, यानी आज से 5 साल 10 साल पहले मैंने ये लोन के पैसे लिए थे। अगर वो पैसे लिए थे तो वो पैसे मैंने कहीं ना कहीं बिजनेस में यूज किया है, लगाया हुआ है ना। अगर वो पैसे मैंने लगाए, तो जब रिडेम्पशन की बारी आती है, तब तक नॉर्मली स्पीकिंग मैंने उस पैसे को बिजनेस से रिकवर कर लिया होगा, कहने से सो। मैंने अगर कोई भी पैसा बिजनेस में लगाया है तो उसको रिकवर भी किया होगा ना। तो सर, ये जब रीपेमेंट की बारी आ रही है, तो इसका नॉर्मल असम्पशन क्या है कि मैंने बिजनेस से सफिशिएंट पैसे रिकवर कर लिए, ठीक है। हाँ, लेकिन पॉइंट ये है कि पैसे आते भी है और जाते भी है ना यार, प्रॉब्लम वही है ना। बिजनेस में पैसा अगर आया तो अच्छी बात है यार, लेकिन वो चले भी जाता है ना, वो कंटिन्यूस सर्कुलेट होता रहता है, फ्लो में रहता है ना। तो जो भी हो, मान के चलो एट द स्टेज मेरे बैंक अकाउंट में 40 लाख रुपए रखे हुए हैं, 40 लाख मेरे पास है, ठीक है। ओके, 10 लाख कम पड़ रहे है कि नहीं, तो मुझे 10 लाख का बंदोबस्त तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। अच्छा, कहां से करेंगे सर, बताता हूं। वो कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, जैसे कोई एसेट बेच देंगे, ठीक है, कोई लोन ले लेंगे, शेयर्स इशू कर देंगे, फ्रेश डिबेंचर्स इशू कर देंगे, आप कहीं से भी ले सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे प्रेफरेंशियल कैपिटल में रिस्ट्रिक्शन था, वैसे यहां कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कहीं से भी पैसे रेज करो, ठीक है। ओके, अब यहां जो हमें समझना है वो है अबाउट अ स्पेसिफिक लीगल रिक्वायरमेंट, जो सबको एप्लीकेबल नहीं होता, सिलेक्टेड लोगों को एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो इसी के लिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन में पहले तो देखना है कि जिन सिलेक्टेड लोगों का एप्लीकेबल होता है, ये उन लोगों का ही क्वेश्चन है कि कोई और है, पहले वो देख लेना, उसके बारे में क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको। अगर मान के चलो ये सिलेक्टेड लोगों को जिनको एप्लीकेबल है उनके वाला ही क्वेश्चन है, तो आपको यहां ये चेक करना होगा कि सर साथ ही साथ यहां पे 2 और अकाउंट है क्या। कौन से 2 अकाउंट, एक है DRR, एक है DRRI। ये क्या होता है सर, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व या डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। तो आपको क्या देखना है, देखो वहां पे मैंने लिख के रखा है इफ रिक्वायर्ड, मतलब सबको एप्लीकेबल नहीं है, कुछ लोगों को है। तो अगर ये एप्लीकेबल है तो ये अकाउंट है कि नहीं है, ये आपको सबसे पहले देखना है। अगर नहीं है तो ये अकाउंट पहले क्रिएट होना चाहिए, ये बात को दिमाग में रखना। मतलब रिडेम्पशन वगैरह तो बात की बात, पहले ये दोनों अकाउंट मुझे दिखने चाहिए, इफ रिक्वायर्ड तो। हाँ, सबका ये कैसे समझेंगे इफ रिक्वायर्ड, उसमें भी आता हूं, वो भी याद रखना पड़ेगा आपको। मॉड्यूल में मस्त 1.5-2 पेज का एक टेबल दिया हुआ है, मैं उसको बहुत छोटा करके दे दूंगा, उससे काम आसान हो जाएगा आपका। हाँ, लेकिन कुछ हद तक याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि मान के चलिए कि इस कंपनी ने DRR और DRI मेंटेन करके रखा हुआ है, ठीक है। अब इसका भी एक परसेंटेज होता है, DRR में कितना होना चाहिए, DRR में कितना होना चाहिए। तो नॉर्मली स्पीकिंग जो परसेंटेज है आज के डेट में, वो DRR का परसेंटेज 10% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर और DRRI का है 15%, ठीक है। तो देखिए आपका डिबेंचर का वैल्यू कितना दिख रहा है आपको, ठीक है, 50 लाख, ठीक है। तो 50 लाख का मिनिमम 10% आपको DRR में रखना पड़ेगा, मिनिमम। आप उससे ज्यादा भी रख सकते हो, कोई टेंशन नहीं उसमें, लेकिन मिनिमम 10% DRR में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग यहां पे ओपनिंग बैलेंस इनका कितना है। अरे भाई 10 लाख है, ज्यादा ही है सर, है कि नहीं। अपने को कितना चाहिए था, 10% चाहिए था, 50 लाख का 10% तो 5 ही लाख होता है, यहां पे तो 10 लाख रखा है सर, ज्यादा ही रखा हुआ है, बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी बात है कि मुझे 15% मुझे रखना पड़ेगा इन DRRI, 15%, ठीक है। तो 15% मतलब 50 लाख का 15% देखो तो कितना आ रहा है, 7.5 लाख, है ना। तो कम से कम इतना पैसा मेरे को DRRI में रखना चाहिए। देखते हैं क्या है सर, ओपनिंग बैलेंस है, अरे भाई ज्यादा ही है, अच्छी बात है। तो मैंने क्या कहा, आपको कम से कम इतना पैसा रखना पड़ेगा, आप उससे ज्यादा भी रख सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है।
तो यहां पे भरपूर हमारे पास सफिशिएंट है। अब हमारे सामने क्वेश्चंस अलग अलग तरह के रहेंगे। कभी कभी हमें जितना रिक्वायर्ड है उतना ही अमाउंट ओपनिंग बैलेंस में दिखेगा, कभी कभी जितना रिक्वायर्ड है उससे कम दिखाई देगा। अगर ज्यादा है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कम है या मान के चलो नहीं है तो मुझे वो जो शॉर्टफॉल है उसकी भरपाई करनी होगी। अगर नहीं है तो क्रिएट करना पड़ेगा, और अगर है लेकिन कम है तो जो भी शॉर्टफॉल आ रहा है उसके लिए मुझे और रिजर्व और इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम लोग रिडेम्पशन प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक रिक्वायरमेंट है जो अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर होगा। ठीक है, हाँ जी। तो अब मान के चलो ये सब है मेरे पास और मुझे रिडीम करने का है। रिडीम करने का है तो मैं सबसे पहले ये जो इन्वेस्टमेंट पड़ा है ना इसको बेच दूंगा। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट इसी पर्पज से किया गया था, तो इसको बेच दूंगा। बेच दूंगा तो पैसे आ जाएंगे। अब बेचूंगा तो ज्यादा पैसे भी आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि उतने ही पैसे आए। ठीक है, तो सर मेरे पास 15 लाख रुपए आ गए बैंक में। देखो बैंक बैलेंस बढ़ गया अभी 40 से 55, अभी है मेरे पास सफिशिएंट पैसे। ठीक है, यस। ऑल्सो कहने से कि डीआरआरआई अकाउंट अब क्लोज हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, यस। अब मेरे पास भरपूर पैसे है तो पैसे दे देते हैं। कैसे देंगे? यहां पर एंट्री विल बी एग्जैक्टली द सेम जैसा अपन ने प्रेफरेंस शेयर्स में लिखा था। सो मैं डिबेंचर्स अकाउंट को डेबिट करके ये कहां ट्रांसफर करूंगा? डिबेंचर होल्डर्स के अकाउंट में। सो डिबेंचर्स अकाउंट को करूंगा डेबिट बाय 50 लाख और डिबेंचर होल्डर्स को कर दूंगा क्रेडिट बाय 50 लाख। ठीक है, अब हो सकता है यहां पे प्रीमियम भी हो। अगर प्रीमियम है तो वो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को डेबिट करूंगा और डिबेंचर होल्डर्स को क्रेडिट करूंगा। ठीक है, अब प्लीज अंडरस्टैंड, कुछ लोगों को यहां पर एक कंफ्यूजन आ सकता है, सर अभी जो आपने इशू ऑफ डिबेंचर्स बताया उसमें आप प्रीमियम को क्रेडिट कर रहे थे, अभी आप प्रीमियम को डेबिट कर रहे हो, सर बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, क्या करना है? अरे भाई, शुरुआत में प्रीमियम का लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज कर रहे थे इसलिए आप प्रीमियम को क्रेडिट कर रहे थे, लेकिन अभी लाइबिलिटी रीपे कर रहे हो तो वही प्रीमियम को क्या करोगे? डेबिट करोगे। ठीक है, और एक बात जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। सर जरूरी नहीं है कि मुझे डिबेंचर्स प्रीमियम में रिडीम करना है ये पहले से तय किया हुआ हो। क्या कहा, समझा? मैंने कहा यह बात जरूरी नहीं होता कि मुझे डिबेंचर्स को प्रीमियम में रिडीम करना है ये मैं डे 1 से डिसाइड करके रखूं। डे 1 में मैंने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था। ठीक है, लेकिन जब रिडेम्पशन की बारी आई उस वक्त में मैंने सोचा कि चल भाई इसको हम लोग प्रीमियम में रिडीम कर लेते हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो बात को समझो। अगर मैंने डे 1 में डिसाइड कर लिया था कि प्रीमियम में रिडीम करने का है तो मैंने डे 1 में प्रीमियम का अकाउंट बना के रखा होगा जो आपने इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में पड़ा हुआ है। अगर ऐसा किया है तो ये स्टेज में वो प्रीमियम अकाउंट ओपनिंग बैलेंस कैरी करेगा, जस्ट लाइक डिबेंचर्स अकाउंट। जैसे डिबेंचर्स अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस है वैसे वो प्रीमियम अकाउंट में भी ओपनिंग बैलेंस होगा। ठीक है, अब जब आप उसे रीपे करोगे तो उस प्रीमियम को डेबिट करके वो क्लोज हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं बताता हूं आपको। देखो मान के चलो हम लोगों ने डे 1 में डिसाइड कर लिया था कि ये जो 9% डिबेंचर्स है जिनका ओपनिंग बैलेंस है 50 लाख, ठीक है, इसको अपन 10% प्रीमियम में रिडीम करेंगे। ये अपन ने पहले डिसाइड करके रखा था। तो पहले डिसाइड करके रखा था तो अपन ने लॉस ऑन डिबेंचर्स को डेबिट करके प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट इसको क्रेडिट करके रखा होगा, है ना? तो सर जब रिडेम्पशन की बारी आएगी दिस अकाउंट विल नाउ कैरी एन ओपनिंग बैलेंस। मान लो 5 लाख रुपए है तो ये ऐसा ओपनिंग बैलेंस कैरी करेगा। तो सर अब जब मैं ये डिबेंचर होल्डर्स को देने वाला हूं तो यहां पे करूंगा डेबिट डिबेंचर्स को, यहां पे करूंगा क्रेडिट डिबेंचर होल्डर्स को, उसी तरह से प्रीमियम को करूंगा डेबिट और डिबेंचर होल्डर्स को करूंगा क्रेडिट। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये दोनों अकाउंट अब क्लोज हो गए और पूरे के पूरे पैसे किसको पेबल दिख रहे हैं? डिबेंचर होल्डर्स को। देखो कितना दिख रहा है, 55 लाख। कुछ समझ में आया? ठीक है। ऑल्टरनेटिवली ऑप्शन टू ये है कि मैंने पहले से डिसाइड नहीं किया था कि डिबेंचर होल्डर्स को मुझे प्रीमियम में रिडीम करने का है। अगर ऐसा है देन इन दैट केस मेरे पास ये जो 9% डिबेंचर्स अकाउंट होंगे इसमें ओपनिंग बैलेंस सिर्फ 50 लाख ही दिखेगा। अगर मैंने पहले से तय नहीं करके रखा था प्रीमियम के बारे में तो सर ये जो मेरा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट है इसमें कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, ओके सर। अब जरा समझो, मैंने अभी डिसाइड किया कि डिबेंचर होल्डर्स को मेरे को प्रीमियम में रिडीम करने का है, अभी डिसाइड किया, पहले से तय नहीं था। ठीक है, तो सर मैं यहां पे डेबिट करूंगा 50 लाख,
यहां पे क्रेडिट करूंगा 50 लाख। मान के चलो 5 लाख रुपए प्रीमियम है, तो ये 5 लाख यहां अब डेबिट करूंगा और यहां क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है सर, दोनों सिचुएशन में एक डिफरेंस दिख रहा है। क्या डिफरेंस दिख रहा है? देखो सर, अगर प्रीमियम पहले से क्रिएटेड है, देन इन दैट केस मेरा प्रीमियम अकाउंट ऑन ट्रांसफर टू डिबेंचर होल्डर क्लोज हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने प्रीमियम पहले से देने का डिसाइड नहीं किया था, सो व्हाट यू सी, सिर्फ डिबेंचर अकाउंट क्लोज हो रहा है। प्रीमियम अकाउंट अभी भी डेबिट बैलेंस कैरी कर रहा है ना? तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो इन दिस केस ये जो भी प्रीमियम था, इसको तो मैंने डे वन में ही रिकॉग्नाइज कर लिया था एज माय लॉस, और उस लॉस को हम लोगों ने विद इन द लाइफ टाइम ऑफ द डिबेंचर राइट ऑफ किया थोड़ा थोड़ा करके। करेक्ट, ऐसे ही किया ना हमने। सर यहां क्या करे, इसको भी, ये 5 लाख को भी राइट ऑफ करे इन सम इयर्स। हेलो एक मिनट, ये डिबेंचर रिडेम्पशन वाला ईयर है, ये डिबेंचर खत्म हो चुका, अभी और डिबेंचर है नहीं हमारे पास, ये रिडीम कर रहे हैं, तो इसको राइट ऑफ पार्ट्स में नहीं, पूरा इकट्ठा करना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा इकट्ठा आपको ट्रांसफर करना होगा टू पीएनएल अकाउंट। ये समझे सब लोग क्या कहा मैंने? सबको क्लियर हुआ ये बात? ये मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि आप लोग समझे कि नहीं। नहीं समझे तो मैं और डिटेल में बताऊंगा, समझ गए तो आगे बढ़ जाऊंगा। तो प्लीज आप लोग बताइए ये समझे कि नहीं, समझ गए? चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, अगर आप इसे रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हो, देन इन दैट केस मेरा आपको एडवाइस ये रहेगा कि हो सकता है ये एक बहुत ही क्रुशियल एरिया, बहुत ही क्रिटिकल एरिया है, और इस क्रिटिकल एरिया में हम में से बहुत सारे जन एक बार में समझ जाएंगे, हम में से कुछ लोगों को शायद 2 बार या 3 बार लगेंगे समझने के लिए। बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप लोग नहीं समझ पाए तो बिना हिचकिचाए, बिना किसी हेजिटेशन से मुझे मैसेज करो। ठीक है, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, लेकिन बिना हिचकिचाए मैसेज जरूर करना। ठीक है, चलो ठीक है, बढ़िया सर, बढ़ जाएगा अभी। ठीक है, हाँ जी, तो मैं अभी वापस आ रहा हूं मेरे इसमें। ठीक है, देखिए सर, अब मुझे डिबेंचर होल्डर को पैसे देने हैं, तो डिबेंचर होल्डर को पैसे दे देंगे, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पैसे दे दिए। ठीक है, चलिए ये हो गया, डिबेंचर होल्डर सेटल हो गया। समझे बात को? अब ये सब हो जाने के बाद एक लास्ट में मुझे एक और एंट्री करना पड़ेगा, वो है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। इसे भी मुझे क्लोज करना पड़ेगा, है ना? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व जो है, इसको मुझे क्लोज करना पड़ेगा। यानी ये कैसे क्लोज करूंगा सर? सर रिजर्व बनाया था पीएनएल से, अब वापस भी ले जाऊंगा पीएनएल में, तो डीआरआर को क्लोज करना पड़ेगा बाय ट्रांसफरिंग इट बैक टू पीएनएल। ठीक है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाया था ना, अब डिबेंचर तो रिडीम हो गया है, तो उस रिजर्व की मुझे जरूरत ही नहीं है, तो उसे वापस ट्रांसफर कर दूंगा तो मैं टू पीएनएल अकाउंट या जनरल रिजर्व। जमा, इजी। ठीक है, तो ये हुआ हमारा अकाउंटिंग एंट्री। ओके 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 ओके, नहीं समझा, मैं एक बार फिर से बताता हूं। ठीक है, मैं फिर से एक बार बताता हूं, ध्यान से देखो। देखो ठीक है, देखो यस, मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, देखो एक बार कैसा है। जैसे मान के चलो मैं शुरुआत से बताता हूं। देखो हम लोगों ने 50 लाख रुपए के डिबेंचर्स इशू किए, ठीक है, जो कि रिडीम करना है आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स, ठीक है, एट प्रीमियम ऑफ 10%। ये पहले से तय है, दिस इज केस 1। ठीक है, दूसरा केस में ले रहा हूं कि सर मैंने 50 लाख के ही डिबेंचर्स इशू किए, ठीक है, रिडीमेबल आफ्टर 5 इयर्स, लेकिन एट दिस स्टेज मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे प्रीमियम में रिडीम करना है। ठीक है, ऐसे 2 अलग अलग मैंने आपको बता दिए केसेस, एक एक करके देखते हैं। सर अगर ये पहला केस है, तो पहले केस में मैंने पहले से ही प्रीमियम के बारे में सोच के रखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा सर, मैं पहले ही ना बैंक अकाउंट को कर दूंगा डेबिट, बैंक अकाउंट को कर दूंगा डेबिट। कितना सर? 50 लाख। ठीक है, ओके सर। अब बैंक को तो डेबिट होगा, डिबेंचर्स को कितना क्रेडिट होगा? डिबेंचर्स को क्रेडिट तो 50 लाख ही होगा सर। ठीक है, बट मुझे रिडीम करना है 10% प्रीमियम में, यानी 5 लाख एक्स्ट्रा देना है, तो मुझे एक और लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करना होगा। क्या सर?
प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, इस अकाउंट को मैं क्रेडिट कर दूंगा 5 लाख से, लेकिन यहां क्रेडिट किया तो कहीं तो डेबिट करूंगा। सर ये प्रीमियम जो देना है मुझे मेरे जेब से देना है, सो दैट इज अ लॉस फॉर मी। तो सर इसको मैं लॉस ऑन डिबेंचर्स अकाउंट को डेबिट कर दूंगा 5 लाख रुपए। यही करते हैं ना अपन एंट्री, है ना? यस सर। अब कहना है इसे कि ये जो लॉस अकाउंट है इसको मैं 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 ऐसा करके 5 साल में राइट ऑफ करूंगा। तो 5 साल में ये पीएनएल में चार्ज हो रहा है, राइट? अब इन ईयर 5, जब ईयर 5 में मुझे पैसे देने हैं, तो पैसे देने किसको देने? डिबेंचर होल्डर्स को देने। तो मैं ये पैसे को यहां से ट्रांसफर कर दूंगा डिबेंचर होल्डर्स में। ये क्लोज हो गया। साथ ही साथ जो प्रीमियम देना है, ये प्रीमियम भी मैं यहां पे डेबिट करूंगा और यहां पे क्रेडिट करूंगा। ये भी क्लोज हो गया। तो अब मुझे डिबेंचर होल्डर को 55 लाख देने हैं, ये पैसे मैं दे दूंगा। सो टू बैंक 55 lakhs जमा। तो दिस इज 1, ओके। ऑप्शन 2, मैंने पहले जब डिबेंचर इशू किया ना सर, मैंने पहले से तय ही नहीं किया था कि मुझे प्रीमियम में रिडीम करने का है, ठीक है? तो मैंने क्या किया होगा? मैंने बैंक को डेबिट किया होगा और डिबेंचर्स को क्रेडिट किया होगा 50 लाख इच, है ना? 50 lakhs। फिर मैंने इस पैसे को बिजनेस में यूज किया, ये यूज हो गया, खत्म हो गया वो, ठीक है? फिर यूज किया मतलब खत्म हुआ, मतलब रिकवर किया बिजनेस से, है ना? हाँ जी। अब ईयर ऑफ रिडेम्पशन 5 साल बाद, ठीक है? 5 साल बाद मुझे डिबेंचर होल्डर्स को पैसे देने हैं। जब पैसे देने हैं तो हमने अब डिसाइड किया 5 साल बाद कि इनको प्रीमियम में देना है, ठीक है? सर तो मैं डिबेंचर होल्डर्स को ये 50 लाख तो ट्रांसफर कर दूंगा। ये 50 लाख यहां डेबिट कर दिया, यहां पे क्रेडिट कर दिया, ठीक है? ये डिबेंचर होल्डर्स को मैंने क्रेडिट कर दिया, ठीक है सर, ठीक है? अब मैंने क्या डिसाइड किया कि इनको मुझको प्रीमियम भी देना है। प्रीमियम देना है तो मैं क्या करूंगा? सर प्रीमियम अकाउंट को करूंगा डेबिट 5 लाख और यहां पे कर दूंगा क्रेडिट 5 लाख, ठीक है? फर्क क्या दिख रहा है? सर अगर पहले से तय किया हुआ रहता तो मेरे को यहां पर एक ओपनिंग बैलेंस दिखाई देता प्रीमियम अकाउंट में। अब मैंने पहले से तय नहीं किया था, इसलिए प्रीमियम अकाउंट में कोई ओपनिंग बैलेंस मुझे दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है? तो एज अ रिजल्ट सिर्फ डिबेंचर अकाउंट ही क्लोज हुआ। इनको जब मैं पैसे दूंगा, इनको तो मैं दे दूंगा 55 लाख, ठीक है सर, ये तो है, ठीक है? लेकिन ये जो प्रीमियम अकाउंट है इस पर डेबिट बैलेंस पड़ा रहेगा सर। क्या इसको भी मैं 1/5 करके राइट ऑफ करूं? नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि सर ये 5वां साल है, ये पहला साल नहीं है। पहला साल होता तो आने वाले 5 साल में डिवाइड करता, ये आखिरी साल है, इसलिए ये पूरा का पूरा पैसा मुझे ट्रांसफर कर देना होगा टू माई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है? मॉड्यूल में सारे क्वेश्चंस इसी तरह से सॉल्व किए हुए, एक भी क्वेश्चन ऐसा वाला नहीं दिया है, एक भी नहीं। अब मुझे नहीं मालूम क्यों, ठीक है? लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये बता दूं आप लोगों को, क्योंकि बात ऐसा है कि इंस्टीट्यूट इसे कवर करे या ना करे, भैया एग्जाम में कुछ भी कर सकते हैं वो इसलिए मैंने आपको दोनों बता दिया, इसलिए ध्यान में रखना है इस बात को, ठीक है? क्या ये क्लियर हुआ सबको? स्वप्निल क्लियर हुआ अभी बेटा? यस, ग्रेट, ठीक है? हाँ जी। तो अब मेन बात तो यह है कि हमको ये देखना होगा कि सर जी ए जो डीआरआर है और ए जो डीआरआरआई है, एंट्री तो समझ गया है, लेकिन ये डीआरआर और डीआरआरआई का मतलब नहीं समझा है। तो चलो ये मतलब समझते हैं, ठीक है? चल लेट्स सी, एक एक करके देखते हैं, ठीक है? तो लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ डीआरआर, ठीक है? अभी किसको मेंटेन करना पड़ता है वो बाद में बताता हूं मैं, लेकिन डीआरआर का बेसिक कैलकुलेशन और कब और कैसा ये क्या होता है वो बताता हूं मैं। देखिए, तो जब भी मैंने डिबेंचर इशू किया, डेट ऑफ इशू, ठीक है? डेट ऑफ इशू से अपना डिबेंचर शुरू हो चुका है, एक लाइफ टाइम है 5 साल का, 10 साल का, व्हाटएवर इज द लाइफ, ठीक है? तो मुझे लॉ ये कहता है, कानून ये कहता है कि इशू के डेट के 12 महीने के अंदर, 12 महीने के अंदर मुझे डीआरआर मेंटेन करना शुरू कर देना होगा। मुझे डीआरआर मेंटेन करना शुरू कर देना होगा, यानी मुझे पीएनएल में से कुछ पैसा सेट असाइड करके
डीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। सर कितना? कितना भी करो, कितना भी करो मतलब 100 रुपए चेक किया तो भी चलेगा? बोला हाँ चलेगा। बोला 50, हाँ 10 रुपए? बोला हाँ 1 रुपए करो तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं। समझे बात को? आपको बस डीआरआर शुरू करना है, अमाउंट के बारे में नहीं बोला इन्होंने। गेटिंग मी? ओके सर मतलब आपने अभी बोला था ना वो 10% वगैरह, हाँ वो भी बताया था, जरा समझो अभी आराम से। सर इसके रिडेम्पशन डेट के पहले तक, क्या कहा? रिडेम्पशन डेट के पहले तक जो भी फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स है उसका 10% आपका क्रिएट हो जाना चाहिए इन डीआरआर। आप चाहो तो इकट्ठा पहले साल में क्रिएट कर लो, आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा करके इंस्टॉलमेंट्स में क्रिएट करो, आपकी मर्जी, जैसा चाहो वैसा क्रिएट करो, जैसा चाहो वैसा पीएनएल में से आप डीआरआर में ट्रांसफर करो। आप 5-5 रुपए 10-10 रुपए करना चाहो वो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं। लेकिन रिडेम्पशन के डेट के पहले तक 10% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स डीआरआर क्रिएट हो जाना चाहिए। ये समझा सबको? क्लियर है? All of you okay with it? क्या हुआ? ब्रेक की जरूरत महसूस हो रही है? बस इसको कंप्लीट कर लेता हूं, ठीक है? सिर्फ एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन बाकी रह गया, बस वो कंप्लीट कर लेता हूं, ठीक है? चलेगा ना? ये जो मैंने अभी अभी समझा, ये समझा सबको? इज इट क्लियर? कि एक बार फिर से बताओ? ठीक है, ग्रेट। स्वप्निल आपको समझा? अरे स्वप्निल को पूछ रहा हूं और अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डन डन, ओके ठीक है। ये क्लियर है डीआरआर के बारे में? तो अपने को देखना है कि डीआरआर रिक्वायरमेंट किस किस को एप्लीकेबल है, सबको नहीं होता ना, किस किस को एप्लीकेबल है वो याद रखना है। और जैसे ही क्वेश्चन दिखेगा ना तो अपने को ध्यान में रखना है कि अरे इसको एप्लीकेबल है, तो अपने को क्या देखना है, फेस वैल्यू का 10% का डीआरआर है कि नहीं है वो देख लेना है। अगर नहीं है, मान के चलो 7% है, तो आपको और 3% का डीआरआर बनाना होगा। अब अगर 10 से ज्यादा है, 12%, 15%, 20% चलेगा, फिर तो टेंशन नहीं है, कम से कम 10% होना चाहिए, ठीक है? अब कोई ज्यादा रखेगा नहीं वैसे, ठीक है? चलो एनीवेज, अब ये हो जाने के बाद जब रिडेम्पशन हो गया, तो रिडेम्पशन के बाद उस डीआरआर को वापस ले जाओ पीएनएल में। यानी क्या करेंगे, लास्ट में एक और एंट्री पास करेंगे, डीआरआर टू जनरल रिजर्व या पीएनएल, वापस लेके चले जाओ उसको, ठीक है? यू विल ट्रांसफर दैट टू जनरल रिजर्व, ठीक है? ये जमा। अब आ जाते हैं टू डीआरआरआई। डीआरआरआई क्या है सर? इन्वेस्ट करो। डीआरआरआई यानी आपको स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट पे पैसे लगाने होंगे, ठीक है? अब कितना लगाना होगा, क्या लगाना होगा, अब किस किस को रिक्वायर्ड है वो बाद में बताता हूं, लेकिन पहले आपको बताता हूं कि कब और कितना लगाना होता है। देखो, तो आपको डीआरआरआई के बारे में जब बता रहा हूं तो सबसे पहली बात, सर पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल मुझे चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? मेरे बारे में, डीआरआर के बारे में मुझे रिक्वायरमेंट जो कहा गया है वो कहा गया है कि जो भी फाइनेंशियल ईयर ऑफ रिडेम्पशन है, मैंने क्या कहा, द फाइनेंशियल ईयर ऑफ रिडेम्पशन, जिस ईयर में रिडेम्पशन होने वाला है उस ईयर के 30 अप्रैल से पहले आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। मैं पहले साल में करना है करो, दूसरे साल में करना है करो, तीसरे साल में करना है करो, जब चाहो करना है करो, लेकिन जिस ईयर में, जिस फाइनेंशियल ईयर में रिडीम होने वाला है उस फाइनेंशियल ईयर के 30 अप्रैल के पहले आपको रिडीम करना, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है?
सर कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? सबको नहीं करना पड़ता, लेकिन जो भी है, जिनको भी रिक्वायर्ड है, उनको 15% ऑफ वॉट एवर इज द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स, उतना आपको डीआरआई यहां पे मेंटेन करना पड़ेगा, 15%। ठीक है, अब सबको रिक्वायर्ड है क्या सर? चलिए अभी इसके बारे में भी बता देता हूं आपको। ये टेबल वहां पे बना हुआ है जो आपको फिलअप बाद में करना है, आप लोग अभी सिर्फ देख लो। ठीक है, डीआरआरआई समझा सबको? ओके, हाँ जी, चलो। तो अब मैं बताता हूं कि किस किस को ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एक, मतलब ये टेबल देख के आपको लगेगा कि बाप रे इतना सारा, अरे भाई साहब मॉड्यूल में 1.5 से 2 पेज का है, उसको छोटा करके दे रहा हूं। ठीक है, इतने से में। ठीक है, तो देखो ये कैसा है, ये कुछ इस तरह का एक टेबल बना के दे रहा हूं मैं। ठीक है, यहां पे मैंने अलग अलग कॉलम्स बना के रखे। अब ये बहुत लंबा चौड़ा एक टेबल है जिसमें अलग अलग कंपनीज के नाम वगैरह लिखे हैं, मैं उसके बारे में आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन में ये क्लैरिटी आपको दिया हुआ रहेगा। जैसे मान के चलो, देखो मैंने यहां पे ऐसे हेडिंग्स देके रखे। सबसे पहले आपको दिख रहा है बैंक्स एंड एआईएफआई। एआईएफआई क्या होता है? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ओएफआई क्या होता है? अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। एनबीएफसी क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस। एचएफसी क्या होता है? हाउसिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस। ठीक है, ये सब चीजें, और लिस्टेड अनलिस्टेड तो आप लोग समझते ही हो। तो ऐसे मैंने कॉलम्स बना के रखे। अब ये इतना कम से कम आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो एक एक करके बताता हूं मैं। जैसे डीआरआर की अगर मैं बात करूं, तो डीआरआर का, अगर आप बैंक है या अगर आप एआईएफआई है, तो डीआरआर मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप एक ओएफआई है तो भी आपको डीआरआर मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप एक लिस्टेड एनबीएफसी या एचएफसी है तो भी आपको डीआरआर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिस्टेड कोई और कंपनी है तो आपको डीआरआर भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। अरे सर सब जगह ही तो क्रॉस है। अगर अब आप एनबीएफसी या एचएफसी है लेकिन अनलिस्टेड है तो भी आपको डीआरआर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। अरे सर, मतलब किसको डीआरआर मेंटेन करने की जरूरत है? सिर्फ और सिर्फ अदर्स। अदर्स बोले तो एनी सच कंपनी which is unlisted and which is neither bank nor AIFI nor OFI nor NBFC nor SFC और nor any other listed company। ठीक है, ऐसे लोगों को डीआरआर मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चंस दिए रहेंगे उसमें ऐसा बोले रहेंगे, अ कंपनी which is not a bank or AIFI or OFI or NBFC or HFC और लिस्टेड कंपनी, ऐसा पूरा ऐसा दिया रहेगा, नाम ऐसा दिया रहेगा। ठीक है, और उसके मुताबिक आपको चलना है। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। ओके, चलिए ठीक है। अब उसके आगे DRRI, उसको शॉर्ट में कभी कभी अपन DRI भी कहते हैं, चलेगा वो भी। ठीक है, तो DRRI के बारे में क्या है सर? DRRI के बारे में, बैंक एंड AIFI को DRI का रिक्वायरमेंट नहीं है, ओएफआई को डीआरआई का रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहां थोड़ा अलग है, सेम नहीं है। हाँ, आप बोलोगे फिर से क्रॉस क्रॉस क्रॉस, नहीं वैसा नहीं है। अब देखो मैं थोड़ा सा जंप करके, वो जो अनलिस्टेड है ना, अनलिस्टेड एनबीएफसी और एचएफसी को भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों को रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यानी अगर एनबीएफसी एचएफसी लिस्टेड है तो आपको डीआरआई मेंटेन करना पड़ेगा 15%। अगर आप लिस्टेड कोई और कंपनी, यानी लिस्टेड सभी को डीआरआई तो मेंटेन करना ही पड़ेगा 15%। ठीक है, और उसी के साथ साथ अनलिस्टेड अदर्स को भी 15% मेंटेन करना पड़ेगा। तो देखो भाई, इंस्टीट्यूट के नजरिए से अगर मैं बताऊं तो इंस्टीट्यूट को सबसे पसंदीदा कौन सा क्वेश्चन पसंद आएगा? उनको पसंद आएगा अनलिस्टेड अदर कंपनी के ऊपर, क्योंकि वहां पे डीआरआर रिक्वायरमेंट भी है और डीआरआरआई रिक्वायरमेंट भी है। तो ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। एक आधी क्वेश्चन कोई ऐसा होगा जिसमें वो लोग या तो लिस्टेड एनबीएफसी या लिस्टेड अदर कंपनीज के बारे में क्वेश्चन पूछ लेंगे, जहां पे डीआरआर रिक्वायरमेंट तो नहीं है लेकिन डीआरआरआई रिक्वायरमेंट जरूर है। ठीक है, अब इंस्टीट्यूट ने ऐसे ही क्वेश्चन हमारे सामने बना के रखे हुए हैं, इन क्वेश्चंस को हमें देखना है। ठीक है, क्या बोलते हैं चमा? ठीक है, अब आपके हाथ में ये नोट्स जब आएगा, अभी आपके हाथ में नहीं है, जब ये नोट्स आपके हाथ में आ जाएगा और रिकॉर्डेड वाले जब आप लोग इसका प्रिंट आउट निकाल लोगे, तो ये वीडियो देख के, ये पूरा ब्लैंक है, टिक एंड क्रॉस नहीं किया हुआ है, ब्लैंक है आपके नोट्स में, तो आपको उसको प्रॉपर फिलअप करना है।
तो मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखने के बाद समझ लेना अच्छे से, ठीक है, और उसके बाद खुद होके उसको टिक एंड क्रॉस करना, ठीक है, और एट द सेम टाइम कितना परसेंट है वो भी खुद होके लिखना। ओके, क्या बोलते हैं, जमा, मजा आया? ठीक है, सो दिस इज रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, बस इतना ही है, ठीक है। अब अपने को आगे चल के क्या देखना है, सिर्फ क्वेश्चंस, ठीक है, दैट्स इट। तो क्वेश्चंस को देखते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है।